अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इसरार अली और वेलकम टू द कोर्स विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज हम ये एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी अगर पढ़ लें तो ये कोर्स आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ भी जाएगा और आप इसको समझ भी लेंगे। तो ये कोर्स बेसिकली क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, उससे पहले आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि इस कोर्स के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। तो देखें, इस कोर्स के अंदर बेसिकली हम डेवलपमेंट करेंगे और जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे तो ये अच्छी तरह समझ लें कि जो सॉफ्टवेयर्स हम बनाते हैं डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। नंबर वन, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप ब्राउज़र्स पे यूज़ करते हैं, कहलाती हैं वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। दूसरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे ओपन करते हैं। तीसरे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, रन करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के हिसाब से भी समझ लें बेसिकली कि वेबसाइट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यानी वेबसाइट्स PHP में भी बनती है, ASP.NET में भी बनती हैं, JSP भी यूज़ होती है, JSP में जावा यूज़ होती है, ASP.NET में C# या VB.NET यूज़ होती है। ये बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जिनकी मदद से आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट होती है इसमें प्लेटफॉर्म का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये रन ब्राउज़र पे होती है और ब्राउज़र तमाम तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। हाँ, इनकी डिप्लॉयमेंट का इशू है कि आप लिनक्स बेस्ड सर्वर पे या विंडोज़ बेस्ड सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन वो यूज़र के एंड का इशू नहीं होता। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी डिफरेंट कैटेगरीज में होती है। यानी अगर एंड्रॉयड का मोबाइल है तो उसकी डेवलपमेंट अलग होती है, आईफोन डेवलपमेंट होती है और विंडोज़ फ़ोन के लिए अलग डेवलपमेंट होती है। विंडोज़ फ़ोन ज़्यादातर तो नहीं चलते, ज़्यादातर डेवलपमेंट एंड्रॉयड और आईफोन में ही आजकल हो रही है। तो आप लोगों को पता है कि एंड्रॉयड के लिए या तो जावा या कॉटलिन यूज़ हो रही है और आईफोन में अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम iOS दिया हुआ है जिसको आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैक मशीन के अंदर। फिर तीसरा जो है वो आपके पास ये है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये इस किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो कि रन होती हैं सिस्टम्स पे, आप इंस्टॉल करते हैं इनको, इनका सेटअप होता है लाइक MS ऑफिस, लाइक एक वेब ब्राउज़र, या जैसे नोटपैड हमने ओपन किया हुआ है, या पावर पॉइंट, एक्सेल, या फिर कोई भी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लाइक विजुअल स्टूडियो या एक्लिप्स या नेटबीन्स। इनकी डेवलपमेंट के लिए C# भी यूज़ होती है, जावा भी यूज़ होती है। आप ये काम और लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं, C, विजुअल बेसिक, C++, और भी बेतहाशा लैंग्वेज है जिनके अंदर ये डेवलपमेंट हो सकती है। प्राइमरीली ज़्यादातर ये काम C# और जावा में ही होता है और C# में ही हम इस कोर्स के अंदर भी देखेंगे। तो ये जो कोर्स है हमारा, इसमें बेसिकली हमारा फोकस डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अलग कोर्स ऑफर हुआ है और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अलग कोर्स ऑफर हुआ है। इसीलिए हमारा ज़्यादा फोकस इस कोर्स के अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर होगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो हम डेवलप करेंगे वो हम यूज़ करेंगे C# और उसमें .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। हमारी डिस्कशन हो रही थी कि वेब एप्लीकेशन होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं।
बात कर लेते हैं कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। तो ये आपके सामने एक स्लाइड नज़र आ रही है और इसमें आपको एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है रिलेटेड टू लैंग्वेजेस स्पेशली फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। तो ये अगर आप देखें तो एयर वाइज कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुई हुई है। जैसे अगर आप देखें तो 1980s से पहले यहाँ लिखा हुआ है मशीन कोड। 1980s और 90 के दरमियान यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेजेस के नाम नज़र आ रहे हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि सी, टर्बो, पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक। इसी तरह फिर 1990 से 95 के दरमियान आपको GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस, और यहाँ पर जो लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं वह C++, डेल्फी, विजुअल बेसिक। तो ये फिर उसके बाद वेब के अंदर आपको फिर उसके बाद 2000 के बाद से डॉट नेट और C# और जावा नज़र आता है। तो ये पूरी हिस्ट्री है कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क है क्या। मैं हल्के कुछ आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली एक लैंग्वेज का मकसद होता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना। तो इनिशियली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट उसी की ज़ुबान में किया जाता था, यानी बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि मशीन कोड। मशीन कोड कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना तो बहुत आसान है, लेकिन ह्यूमंस के लिए बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हाई लेवल लैंग्वेजेस का। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि कंपाइलर होता है जो हमारी लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और हमारी लैंग्वेज का जो कोड होता है वो इजी टू राइट और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अगर आप सी में जाएं तो प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट जो है ना वो हमें पता है प्रिंट से क्या मुराद है, लेकिन प्रिंट जो है ना वो मशीन कोड में कन्वर्ट होकर मशीन को मिलता है। इसी तरह बेसिक एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है। बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसी में बिल गेट्स ने सबसे पहले MS-DOS बनाया था। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसमें कंपाइलर होते हैं और वो कंपाइलर कोड को लैंग्वेज के कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में। ये जो एरा है, इस एरा में पर्सनल कंप्यूटर भी आ गए थे, लिहाजा लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ करना शुरू कर दिए थे। और यही जो सॉफ्टवेयर आजकल हम यूज़ करते हैं लाइक वर्ड, एक्सेल, शीट और स्लाइड्स वगैरह, वो ज़माने में भी होती थी, लेकिन DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, ब्लैक की स्क्रीन होती थी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो गई, तो GUI एरा आ गया, यानी कि अब बजाय इसकी कि ब्लैक स्क्रीन आए, आपको स्क्रीन के ऊपर बटन नज़र आना शुरू हो गया जिसके क्लिक के ऊपर कमांड एग्जीक्यूट होती है। तो उसमें फिर विजुअल लैंग्वेजेस का रोल आ गया। विजुअल बेसिक एक्चुअली बेसिक का विजुअल वर्जन है। विजुअल लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें एक IDE अवेलेबल होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आपको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। C++ भी विजुअल सी कहलाती है। अगर आप उसको विजुअल स्टूडियो में यूज़ करें, उसमें ज़रा पैकेजेस लाइब्रेरी ज़्यादा होती हैं जिसमें डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है। फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट का दौर आया, तो इसमें फिर माइक्रोसॉफ्ट की ये दो लैंग्वेजेस C++ और विजुअल बेसिक पीछे रहती हैं, क्योंकि इनके अंदर वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 95 में ही जावा आई थी और जावा में वेब डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट था और डेस्कटॉप डेवलपमेंट भी उसमें हो जाती थी, और स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी उसमें सपोर्ट थी। उस टाइम मोबाइल इतना फ्रीली अवेलेबल और उसमें डेवलपमेंट इतनी नहीं होती थी, लेकिन स्टिल उसके अंदर कॉम्पैक्ट डिवाइसेस के लिए सपोर्ट थी। तो जावा माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था, और उस ख़तरे से निपटने के लिए फिर माइक्रोसॉफ्ट ने किया ये कि बजाय इसके कि नई लैंग्वेज लेकर आता, एक नया फ्रेमवर्क लेकर आ गया जिसको उसने नाम दिया डॉट नेट का। डॉट नेट में इन तमाम लैंग्वेजेस की सपोर्ट है विद सम चेंज। यानी डॉट नेट में होता क्या है, अगर मैं आपको पहले एक दूसरी स्लाइड दिखाऊं तो डॉट नेट में आप VB में भी कोड लिख सकते हैं, वो VB डॉट नेट कहलाती है।
सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं, वो सी प्लस प्लस डॉट नेट कहलाती है। डॉट नेट में होता ये है कि हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर है। वो कंपाइलर असल में इसको डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि कन्वर्ट कर देता है IL कोड में, यानी कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, जिसको आप डॉट नेट में असेंबली भी कहते हैं। ये जो IL कोड है इसको फिर रन करता है CLR यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR सिर्फ और सिर्फ IL कोड को रन कर सकता है, ये C++ या C# या VB के कोड को रन नहीं कर सकता। यानी अगर आज समझने वाली जो बात है वो ये है कि अगर मैं हेलो वर्ड लिखता हूँ VB.NET में, और हेलो वर्ड लिखता हूँ C# में, और हेलो वर्ड लिखता हूँ C++ में, तो तीनों की IL सेम होगी। तो उससे CLR को इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, क्योंकि उसको IL ही रन करना है। ये कोड जो हमारा कंपाइल हो जाता है ये मैनेज कोड कहलाता है, नहीं हो पाता तो अनमैनेज्ड होता है। मैनेज कोड को CLR रन करता है, अगर कोई रन टाइम एरर है तो उसको JIT यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर देता है, देख लेता है। अदरवाइज़ ऐसा भी कोई मसला नहीं है तो वो नेटिव कोड में कन्वर्ट होकर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को मिल जाता है। तो ये एक एग्जीक्यूशन मॉडल है डॉट नेट का, और इसी एग्जीक्यूशन मॉडल की बेसिस पे हर तरह की लैंग्वेजेस को यूज़ करके डॉट नेट फ्रेमवर्क में डेवलपमेंट की जाती है। होता क्या है कि हमारा जो सोर्स कोड होता है वो उस लैंग्वेज के पर्टिकुलर कंपाइलर को दे दिया जाता है। कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है IL में, और IL और मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा मिलकर बनाते हैं असेंबली। जो असेंबली होती है ये फिर दे दी जाती है रन टाइम को, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन देखता है पहले, और अगर नहीं होती तो फिर नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस होता है डॉट नेट के अंदर कंपाइलेशन का और एग्जीक्यूशन का। तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाया अबाउट डॉट नेट। थोड़ा सा डॉट नेट की हिस्ट्री देख लेते हैं। जी, हम बात कर रहे थे डॉट नेट की, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क बेसिकली आज से नहीं, बल्कि डॉट नेट फ्रेमवर्क इनिशियली आया था 2002 में। 2002 में ही आया था, और विजुअल स्टूडियो इसके साथ एज अ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल था, और उस वक्त CLR का वर्जन 1.0 था, और ये इन विंडोज़ पर इसकी सपोर्ट थी। काफ़ी मुश्किल ज़माना था, 7 CDs में ही मिलता था, और एक CD लगाकर फिर कंप्लीट होकर दूसरी CD लगानी पड़ती थी। फिर इसके डिफरेंट सर्विस पैक आए, और 2004 में इसका नेक्स्ट वर्जन आया विद विजुअल स्टूडियो 2003। फिर जो मेजर चेंज आया 2005 में आया था, तो 2.0 वर्जन के साथ, जिसमें बहुत सी चीज़ें रिप्लेस कर दी गई थी, पिछला सब कुछ रिप्लेस हो गया था। फिर इसके कुछ सर्विस पैक आए, और 2007 में वर्जन 3.0 आया। विंडोज़ विस्ता की सपोर्ट इसमें मौजूद थी। फिर उसके बाद 3.5 वर्जन आया है 2008 में, 4 वर्जन आया है 2010 में, और विजुअल स्टूडियो 2010 इसमें अवेलेबल था। और इस तरीके से ये चलते हुए अगर हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहें तो इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो विजुअल स्टूडियो 2019 है, और ये 2019 में आया था। और डॉट नेट इस वक्त वर्जन 4.8 लेटेस्ट अवेलेबल है, और काफ़ी चेंजेस इसके अंदर हो चुकी हैं। अगर ये जो पेज हम देख रहे हैं विकीपीडिया से, अगर आप इसको देखें तो इसमें हर वर्जन के अंदर जो जो चेंजेस हैं वो भी मेंशन है कि डॉट नेट 1.0 में क्या क्या चीज़ें थी, फिर 1.1 में क्या क्या चेंजेस हुए, फिर 2.0 में क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई। मुझे याद है काफ़ी ये मेजर चेंजेस थे। फिर 2000 डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.0 के अंदर भी बेसिकली बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसमें WPF, WCF, वर्क फ्लो फाउंडेशन और कार्ड स्पेस वगैरह ये 4 चीज़ें आई थी। फिर डॉट नेट 3.5 में काफ़ी चेंजेस हुए। 4.0 में पैरेलल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काफ़ी स्टफ आया था, और फिर 4.5
और फिर ASP.NET में भी काफ़ी चेंजेस चलते रहे। इस वक्त 4.6 काफ़ी हद तक यूज़ हो चुका है। 4.7 बेसिकली वो भी विजुअल स्टूडियो 2017 के साथ आ चुका है। इस वक्त जो हम लेटेस्ट .NET फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो 4.8 है विजुअल स्टूडियो 2019 के साथ। तो ये काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं .NET के अंदर, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। .NET का ही एक और रिप्लेसमेंट है, आप कह लें, वह है कहलाती है .NET कोर। ये भी विकीपीडिया का ही पेज है। अगर आप यहाँ देखें तो .NET कोर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है। इसमें और .NET फ्रेमवर्क में फ़र्क सिर्फ ये है कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसमें आप विंडोज़ के साथ साथ लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। .NET कोर का 1 वर्जन 2016 में आया था और इस वक्त इसका 3.1 वर्जन चल रहा है। और जो डेट्स हमें माइक्रोसॉफ्ट ने दी हैं वो ये भी बता दिया है कि अब इसका नेक्स्ट वर्जन 2020 के एंड में आएगा, जिसको उन्होंने .NET कोर 5 वर्जन करार दिया। इससे पहले ही शायद ये 4.0 भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बहरहाल इसमें ये फ़ायदा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी डिप्लॉय हो सकती है। इसके ऊपर फिर हम डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पर डिस्कस करा है कि .NET फ्रेमवर्क और .NEट कोर, तो हम इस कोर्स के अंदर दोनों को ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। .NET कोर में हर वो चीज़ सपोर्टेड नहीं है जो .NEट फ्रेमवर्क में है, तो वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा कोर्स ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ द कोर्स हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन .NET कोर। सेकेंड वीक में हम विजुअल स्टूडियो कोड को और विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हुए C# कोड को कंपाइल करेंगे, थोड़ा कोड राइट करेंगे, यानी C# बेसिक्स हम कवर कर रहे होंगे। जो लैंग्वेज फंडामेंटल्स हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप या इस तरह की चीज़ें जो कि तकरीबन हर लैंग्वेज में होती हैं, वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ थर्ड वीक में भी चलेगी और थर्ड वीक में हम कुछ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन भी देखना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि स्टॉप वॉच या टेक्स्ट एडिटर या MDI फॉर्म्स वगैरह किस तरीके से बनते हैं। फोर्थ वीक में भी C# ही चलेगी और इसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, C# में किस तरीके से होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देखना शुरू हो चुके होंगे और फिफ्थ क्लास में इन कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। फिर विंडोज़ फॉर्म से ही रिलेटेड डेलीगेट्स एंड इवेंट्स को डिस्कस करेंगे कि इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से होती है। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सेवन्थ वीक में विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। जैसे मैंने अभी हिस्ट्री में भी बताया था कि .NET 3.0 में इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर उसके बाद हम 8 वीक में डिस्कस करेंगे थ्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से C# में यूज़ होती है। और 9th क्लास से फिर हम डेटाबेस एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाएंगे। उसके लिए पहले कनेक्टेड क्लासेस और फिर कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड क्लासेस यूज़ करते हुए इसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, लाइक SQL डेटा रीडर है, SQL कमांड है, SQL कनेक्शन है। फिर डिसकनेक्टेड में डेटा सेट, डेटा एडॉप्टर, ये सारी क्लासेस हम देखेंगे। फिर 11th क्लास में हम आ जाएंगे लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी के ऊपर और लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी की मदद से डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। 12th क्लास में हमारी डिस्कशन हो रही होगी एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर और एंटिटी फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे जो कि ORM है, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। 13th क्लास में हमारी डिस्कशन होगी अबाउट RDLC रिपोर्ट्स, ये किस तरह डेवलप की जाती हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में।
और 14th क्लास में हम डिस्कस करेंगे विंडोज़ कम्युनिकेशन फाउंडेशन। इस तरीके से हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था जनाब ओवरऑल कोर्स रिव्यू। अब कोर्स के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।